हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11th का जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसका चैप्टर थर्ड डिस्कस करेंगे जो कि है इक्वालिटी। पहला जो कि हमारा एन इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कल की वीडियो में हमने फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। आज हम इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इक्वालिटी की क्या विचारधारा है, कि इक्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या विचारधाराएं रखी गई, किस किस मायने में इक्वालिटी मानी जाती है कि हम किसे इक्वालिटी कह सकते हैं। तो आज हम प्रॉपरली इक्वालिटी के बारे में ही समझेंगे। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कि आखिर मीनिंग क्या है, यानी कि क्या अर्थ है एक इक्वालिटी का, यानी कि समानता का अर्थ क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो टर्म्स इन सॉरी आइडियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी जो है, यानी कि समानता के संदर्भ में जो विचारधारा है उसमें हम तीन विचारधारा की बात करेंगे। कौन कौन सी? पहला होगा हमारा लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, दूसरा हमारा होगा सोशलिज्म समाजवाद, और तीसरा हमारा यानी कि मार्क्सवाद। तो इन तीन विचारधारा के कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीनिंग क्या है, टर्म क्या है इक्वालिटी का। फिर हम डिस्कस करेंगे जो दो फॉर्म है इक्वालिटी के उसको, यानी कि एक नेगेटिव लाइबिलिटी और एक पॉजिटिव लाइबिलिटी। लाइबिलिटी या इक्वलिटी की बात करते तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और पॉजिटिव समानता क्या है। इन दो टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तीसरा हम समझेंगे कि कितने प्रकार से क्या होती है स्वतंत्रता मानी जाती है, कि कितने टाइप्स में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कि जिसमें हम स्वतंत्रता के चार प्रकार डिस्कस करेंगे, कि जो फोर टाइप्स हैं इक्वालिटी के उसको डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा सोशल इक्वालिटी, फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और नेचुरल इक्वालिटी। इन चारों के बारे में आज हम इस पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोशल इक्वालिटी है क्या, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है और नेचुरल इक्वालिटी क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सिविल इक्वालिटी या लीगल इक्वालिटी है उसके बारे में। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो इक्वालिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वालिटी का मतलब निकल के क्या आता है। यदि हम जनरल टर्म की बात करें, साधारण शब्दों की बात करें, साधारण शब्दों में क्या है, जो इक्वालिटी का मतलब निकल के क्या आता है कि स्टेट यानी कि राज्य के अंदर जो आदमी रह रहे हैं उनको सबको एक समान अधिकार क्या कहलाता है, इक्वालिटी कहलाता है। अगर हम जनरली वर्ड यानी कि जनरली टर्म में बात करें, यानी कि अगर हम अपने आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन के साथ कास्ट के बेस पे, रिलीजन्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, बर्थ के बेस पे या कलर ऑफ स्किन के बेस पे, स्किन के बेस पे, या हम बात करते हैं जेंडर के बेस पे, क्या होगा तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो यही चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि जनरली वर्ड में बात करें तो समानता का अर्थ निकल के आता है कि किसी राज्य में जो व्यक्ति रह रहा हो या जो पीपल्स रह रहे हो उसमें स्टेट क्या हो, किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, यानी कि कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर ऑफ स्किन और जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना करना ही क्या है, इक्वालिटी है इन जनरल वर्ड। फिर वही पे बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं जो इक्वालिटी है वो पॉसिबल नहीं है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इक्वालिटी वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम नेचुरली बेसिस पे बात करें, प्राकृतिक रूप से बात करें, तो क्या है हर पर्सन में हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो बेसिक फिजिकल है, अपीयरेंस है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं एबिलिटीज के बारे में, कैपेसिटीज के बारे में। ये क्या है, इनके वजह से क्या है जो पीपल है, आदमी है, वो एक दूसरे से क्या है अलग है, जिसके वजह से हम क्या है कि इक्वालिटी क्या कर समझते हैं कि इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है और उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की थिंकिंग अलग होती है, नेचर अलग होता है, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वॉइस अलग होता है, स्किन ऑफ कलर अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पे
कहा गया है कि जो इक्वलिटी है उसको हम वो संभव ही नहीं है, यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं है, और उसको एक्सेप्ट यानी कि वो ना ही वो क्या है एक्सेप्टेबल है। सम पीपल अचीव अ स्पेशल अचीवमेंट, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा बड़े मुकाम पे जाते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन्स बनते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है हार्ड वर्क है, जिसके वजह से क्या वो काफी ऊंचे मुकाम पे जाते हैं, और उनको उस मुकाम पे पहुंचने के बाद जो स्पेशल यानी कि हम बात करते हैं जो स्पेशल विशेष सम्मान दिया जाता है, तो वो उनको डिजर्व करते हैं। तो इस वजह से क्या है, हम अब जो इक्वालिटी है वो पॉसिबल ही नहीं है और ना ही एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम नेचुरली बेसिस पे देखें, या अगर हम बात करते हैं कोई पर्सन अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके अगर किसी अच्छे मुकाम को अचीव करता है, तो इसकी वजह से क्या है कि दूसरे पीपल्स के मुकाबले वो दूसरे लेवल पे बैठ जाता है, और जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पेक्टेशन है वो अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक अलग तरीके की एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जनरल वर्ड में बात करें तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करना, वो इक्वालिटी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इक्वालिटी है वो क्या है पॉसिबल नहीं है, और ना ही उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमें कोई व्यक्ति डिसेबल देखने को मिलता है, किसी व्यक्ति का कलर अलग देखने को मिलता है, जो नेचुरली रूप से, इसलिए कहा जाता है कि जो इक्वालिटी है वो तो पहले तो ना तो पॉसिबल है ना ही एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही थी। अगर हम बात करते हैं सिमिलरली इसी तरीके से कुछ व्यक्ति में क्या माने, कुछ जन्म से लेके वो क्या होते हैं विकलांग होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ग से संबंधित होते हैं कि जो स्लेव यानी कि जो अगर हम बात करते हैं कुछ पीपल्स ऐसे पीपल से बिलोंग करते हैं जो कि क्लासेस रूप से वो यानी कि वो क्या होता है विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी होते हैं। उन यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होते हैं दास प्रथा में रहते हैं, और उन्हें जरूरत होती है किसी स्पेशल फैसिलिटीज के लिए, ताकि उनको भी सोसाइटी में जनरल वर्ग के लिए यानी कि जनरल लोगों के बराबर लाने के लिए, जनरल यानी कि समान लोगों के बराबर लाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल फीचर्स की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलती है, एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और सो डेट दे कैन कम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि समाज में इन्हें मुख्य धारा में आ सके। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो पिछली जात में यानी कि पिछले वर्ग होते हैं, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं जो सबसे नीचे वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्लेव फ्रॉम जनरेशन, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या आ रहा है दास प्रथा में यानी कि दास प्रथा से होते हुए आ रहे हैं। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, समाज के लोगों के बराबर लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल फीचर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो स्पेशल फीचर्स उन कॉमन पीपल्स को नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है। जबकि इक्वालिटी की बात की जा रही है कि राज्य के लिए, स्टेट के लिए, सभी जो पीपल्स हैं जो उस राज्य में रह रहे हो उसके लिए वो क्या हो समान होगा, यानी कि स्टेट किसी भी पीपल से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो हम जो पिछले यानी कि पिछड़ी जो जाति होती है उसको समाज में बराबर दर्जा दिलाने के लिए क्या करते हैं, उसे रिजर्वेशंस देते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में भी रिजर्वेशंस का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अगर हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं तो आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो समानता के सिद्धांत को खंड यानी कि ब्रेक नहीं करता है। वो प्रिंसिपल ऑफ जो इक्वालिटी है उसको क्या करता है, इसको कंफर्म करने के लिए, यानी कि जो हमारा जो रिजर्वेशन है वो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का वो क्या करता है एक कंफ्रेन है, यानी कि कन्फ्रीम है। तो इसीलिए आरक्षण उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि क्या हो पिछड़ी हुई जाति से, या वो समाज से सबसे निचली स्तर पे आते हो, तो उन्हें समाज में बराबरी स्तर लाने के लिए, बराबरी पे लाने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, एक स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, जिसे हम रिजर्वेशन के नाम से भी समझ सकते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो to understand the meaning of equality it is absolutely necessary to know its definitions। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमें अगर इक्वालिटी को समझना हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी पड़ जाता है कि हम जो हमारा समानता है उसकी क्या परिभाषा है उसको समझे, उसको समझने की कोशिश करें। अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लॉस्की के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहते हैं कि जो समानता का मतलब है हर एक पर्सन क्या है बराबर हो, इक्वल हो,
जो ट्रीट उनके साथ किया जा रहा हो वैसा ही ट्रीट सबके साथ किया जाए, या जैसा ट्रीट सबके साथ किया जा रहा हो वैसा ही ट्रीट उनके साथ किया जाए, तो यही है उनके लिए इक्वालिटी। यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में हम एक्चुअली यही चीज पढ़ते हैं कि परिभाषा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने फ्रीडम, इक्वालिटी, एज सिटीजन, ऐसे वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली इनका मतलब क्या है, इनकी आइडियाज हम समझने की कोशिश करें। कल के वीडियो में हमने फ्रीडम के बारे में समझा था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, इक्वालिटी के बारे में। और जो चैप्टर 6 होगा हमारा वो किस पे होगा, सिटीजन्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लुस्की के अकॉर्डिंग बात करें तो वो यही कहते हैं कि जो इक्वालिटी का जो मतलब निकल के आता है, जो इक्वालिटी का जो अर्थ है वो क्या है, पर्सन्स की जितने भी जो आदमी है हमारे स्टेट में, जितने भी जो समाज में जो व्यक्ति हैं उनको एक उनके साथ इक्वल ट्रीट करना ही क्या है, इक्वालिटी है। यानी कि वो कहते हैं कि जैसा हर एक के साथ ट्रीट किया जाता है वैसा ही उनके साथ ट्रीट किया जाए, और जैसा उनके साथ ट्रीट किया जाता है वैसा ही सबके साथ ट्रीट किया जाना ही क्या है, एक मतलब एक अर्थ निकल के आता है इक्वालिटी का। अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्कर के अकॉर्डिंग बात करें तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का मतलब कहते हैं कि जो जो सेम फैसिलिटी उन्हें दी जा रही है वही सेम फैसिलिटी लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, और जो लोगों को जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है स्टेट के द्वारा वही फैसिलिटी अगर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। ये किनके द्वारा कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि यानी कि जो हमारे वर्कर है उनके द्वारा ये परिभाषा यानी कि ये मीनिंग इक्वालिटी की बताई गई है। अब बात करते हैं किसके बारे में, आइडियोलॉजीज इन टर्म ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता के संदर्भ में जो विचारधाराएं हैं। जैसे कि हम इसमें कितने तीन विचारधारा की बात करेंगे। पहला है हमारा उदारवाद, दूसरा है हमारा समाजवाद, और तीसरा है हमारा मार्क्सवाद। अब इन तीनों विचारधारा से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस टर्म में लेके जाते हैं, यानी कि क्या अपनी आइडियोलॉजीज देते हैं यानी कि समानता के संदर्भ में। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम उदारवाद में बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन है ये सबसे अच्छा इफेक्टिव मेथड माना जाता है किसी भी पर्सन को जॉब के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस लेने के लिए। यानी कि जो हमारा उदारवाद की जो विचारधारा वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उस पोस्ट को डिजर्व करता है जिसके लिए वो हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट मेहनत करता है और उसमें कैपेबिलिटी अपने आप में डेवलप करता है, तो इस चीज के लिए अगर वो डिजर्व करता है कि वो किसी अच्छे मुकाम पे जाए तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट रखा है उन्होंने, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन का कंसेप्ट रखा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इन्होंने यानी कि अगर हम उदारवाद के अंदर बात करें कि अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहते हैं कि इट डज नॉट कंसाइडर्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटी टू बी अ इंटरकनेक्टेड। यानी कि वो कहते हैं ये राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक असमानता उनको वो आपस में जोड़ते नहीं है। वो कहते हैं कि जो असमानता को यानी कि वो असमानता को मानते हैं जो लोग उनकी व्यक्तित्व क्षमताएं विकसित करने से रोकते हैं। यानी कि जो अगर हम लिबरलिज्म की बात करें, उदारवाद की बात करें, तो उदारवाद कहता है असमानता क्या है, उदारवाद की जो असमानता है वो क्या है कि जब किसी व्यक्ति को अपने यानी कि अपनी क्षमताओं को डेवलप करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए यदि उस व्यक्ति को रोका जा रहा है तो वहां पे क्या है, हमें असमानता दिखता है। फिर जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे लिबरलिज्म उदारवाद है वो किस कॉन्सेप्ट की बात करता है, तो बात करता है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस कॉन्सेप्ट की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को डेवलप करता है, मेहनत करता है और उसके बाद वो किसी अच्छे जॉब को पाना चाहता है या अच्छे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, उसके बाद वो कोई एग्जाम्स क्रैक करता है तो उस पोस्ट के लिए वो क्या करता है, डिजर्व करता है, तो यहाँ पे उनको क्या माना जाएगा, इक्वालिटी माना जाएगा, अनइक्वालिटी नहीं माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन, एक्स पर्सन हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम जॉब्स को वो क्या करता है, अचीव करता है, और वाई पर्सन अपने लाइफ में कोई भी इंडिविजुअल या बात करता है कि अपने
अपनी क्षमताओं को, कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मुझे भी ये जॉब चाहिए, तो उसे ये जॉब ना मिलना, यहाँ पे वो कहते हैं ये इनइक्वालिटी नहीं, ये इक्वालिटी ही है। क्यों? क्योंकि एक्स पर्सन ने क्या किया, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, अपने आप को डेवलप किया और तब जाके उसने अपनी जो ड्रीम जॉब्स को अचीव किया। और अगर यही फिर उदारवाद कहता है कि यही यही चीज अगर एक्स और वाई पर्सन को अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं करने देता है स्टेट या हमारा सोसाइटी, तो वो क्या माना जाएगा, इनइक्वालिटी माना जाएगा। तो ये बात कहता है उदारवाद, उदारवाद की आइडियोलॉजी इस बेस पे इक्वालिटी को लेकर के। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम समानता की बात करते हैं, यानी कि जो रेडिकल रिव्यू है इक्वालिटी का, वो क्या है, प्रेजेंटेट करते हुए जो लॉस्की है, लॉस्की के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, बिहेवियर ऑफ इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज मैन आर अनइक्वल इन ट्रेड एक्सपेक्टेड एबिलिटीज एंड नीड्स। यानी कि वो कहते हैं कि जो हमारे लेस्की हैं उनके अनुसार कहते हैं कि तब मनुष्य अपनी अपेक्षा, योग्यता तथा आवश्यकताओं में से क्या है, असमान है, तो व्यवहार में वो क्या होगा, यानी कि असमानता असंभव है। ये आइडियोलॉजीज दी जा रही है किसके अंदर, तो उदारवाद के अंदर। अब हम बात करते हैं सोशलिज्म में, यानी कि समाजवाद के बारे में। अगर हम मेन कंसेप्ट देखें, यानी कि मेन कंक्रेन देखें सोशलिज्म का, तो किस बारे में बात करता है कि वो कहता है कि जो भी सोर्सेस हैं सोसाइटी के अंदर, सबको क्या करो, फ्री यानी कि फेयर यानी कि निष्पक्ष होकर के सारे पब्लिक में, सोसाइटी में हर एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये विचारधारा है किसकी, इक्वालिटी से रिलेटेड सोशलिज्म की। यानी कि सोशलिज्म कहता है कि इस राज्य के पास जो भी रिसोर्सेस है, यदि वो फेयर यानी कि निष्पक्ष होकर के अपने राज्य के अंदर रह रहे नागरिकों के बीच में वो बांटता है, तो वो क्या है, इक्वालिटी है। इसमें जो हमारा सोशलिज्म है, सोशलिज्म क्या करता है, जो हमारा पूंजीवादी है, अगर हम जिसे कहते हैं किस बारे में, अगर हम यानी कि हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो ये इसका क्या करता है, विरोध करता है। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म की विचारधारा ये है कि यदि प्राइवेटाइजेशन आता है तो इसमें जो आधी से ज्यादा जो रिसोर्सेस होगी वो क्या होगी, पब्लिक यानी कि किसी एक निजी बिजनेसमैन के पास या किसी एक पर्सन के पास आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, हमें सोसाइटी के अंदर अनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। तो सोशलिज्म की विचारधारा ये है कि सरकार के पास यानी कि स्टेट के पास जो भी रिसोर्सेज है, फेयर होकर के वो क्या करे, सारे पब्लिक में इक्वली वो क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे कि हम बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट रेगुलेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल अ बेसिक्स एरिया, यानी कि जो हमारा सोशलिज्म है वो किस चीज को सपोर्ट करता है, जो सरकार के द्वारा जो चेंजेस लाई जाती है, जो रेगुलेशंस लाई जाती है, जो प्लानिंग लाई जाती है और जो बेसिक्स एरिया को जो कंट्रोल किया जाता है, तो सोशलिज्म उसको सपोर्ट करता है कि जितनी भी जो संपत्ति है वो स्टेट के पास होनी चाहिए, जिससे कि स्टेट क्या हो, हर एक पब्लिक के पास फेयर हो गए यानी कि निष्पक्ष होकर के बांट दे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्कुलिज्म के बारे में, तो वाज द बोर्न इन अ अपोजिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, यानी कि जो समाजवाद की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होके आती है, जो कि हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है उसके विपरीत से होकर के आती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो संपत्ति होता है वो प्राइवेट के हाथ में रहना, सरकार के हाथ में ना रहना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूएसए के बारे में, किसके बारे में, यूएसए के बारे में, तो यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। और वहीं पे अगर हम रसिया की बात करते हैं, तो रसिया में क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जितनी भी जो संपत्ति होती है वो किसके हाथ में रहती है, प्राइवेट के हाथ में रहती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जितने भी जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनियां जो होती है वो किसके हाथ में रहती है, तो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो ऐसी इकोनॉमिक को कहते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक। तो हमारा जो सोशलिज्म है यानी कि जो समाजवाद की जो विचारधारा है वो किसके अपोजिशन में निकल के आती है, तो कैपिटलिस्ट यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अपोजिशंस में निकल के आती है। तो यहाँ पे इसलिए सोशलिज्म के द्वारा कहा जाता है, सोशल यानी कि जो समाजवाद है उसके द्वारा कहा जाता है कि राज्य के पास जितने भी जो रिसोर्सेज वो पब्लिक के अंदर जब इक्वली यानी कि निष्पक्ष होकर के जब बांट दिया जाए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो समाज में यानी कि अपने सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी ला सकते हैं।
फिर जैसे कि बात करते हैं किसके बारे में, यानी कि सोशलिज्म के अंदर किस किस के बारे में बात की गई है, किस किस इनइक्वालिटी की बात रखी गई है। तो सबसे पहले बात रखी गई जेंडर इक्वालिटी के बारे में, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं स्त्री और पुरुष में जो हमें आज भी असमानताएं देखने को मिलती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कहता है कि दोनों को समान अधिकार दो। फिर अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, जैसे कि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तब जब साउथ अफ्रीका एक कॉलोनियल कंट्री था, तो वहां पे जो हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, तो किस बेस पे देखने को मिलता था, तो स्किन के कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। यानी कि वहां के जो व्हाइट स्किन के पीपल थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, उनके पास ये अधिकार नहीं होता था कि वो किसी ब्लैक पर्सन के पास मिलकर के उनसे फ्रेंडशिप करे या उनके साथ मिलकर के काम करे। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेट हमें देखने को मिलता था। यानी कि वहां के लोगों, वहां के जो ब्लैक स्किन के जो पीपल्स होते थे, उनको सबसे निचली समाज का सबसे नीचे स्तर का क्या माना जाता था, तो पीपल माने, यानी कि जन पब्लिक, यानी कि पर्सन माना जाता था। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेट भी हमें देखने को मिलता, और ये क्या है, इस चीज का विरोध करता है हमारा सोशल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारा समाजवाद है। फिर अगर हम बात करते हैं कास्ट इक्वालिटी, कॉलोनियल रूल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जो आर्थिक असमानता होते हैं। फिर हम बात करते हैं रिवॉल्यूशंस ऑफ सिविल लाइबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट इनकरेज ऑफ पर्सनल लाइफ, यानी कि जो व्यक्तिगत जीवन पर जो अन्यायपूर्ण अतिक्रमण है, उसके खिलाफ नागरिक की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। फिर कहता है कि जो रिवॉल्यूशन टू गिव अप आर्म्स इन फेवर ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, फिर यहाँ पे समझाने, जैसे कि अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में और सशस्त्र के लिए त्याग के क्रांति के लिए। तो इन सब की विचारधारा किसके द्वारा रखी गई, तो ये सब कहा गया है सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद में। और इसी को कहा गया है कि यही वो 7 रिवॉल्यूशंस है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोहिया है इज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। यही वो 7 क्रांति थी जिससे लोहिया के अनुसार समाजवाद क्या था, तो एक आदर्श था। अब बात करते हैं मार्क्स, यानी कि मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो इन्होंने क्या कहा था, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था, stretch like inequality is a private ownership of important economic source and property. It seeks people control over the resources and the other type of property needed to establish an equality. यानी कि अगर हम मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने कहा था कि जो असमानता की जो बुनियादी है, यानी कि जो असमानता का जो बेसिक है, जहां से हमें इनइक्वालिटी की जो नींव देखने को मिलती है, वो क्या कहा था कि जो आर्थिक संसाधन, यानी कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, या अगर हम संपत्ति की बात करें, तो वो किसके पास है, प्राइवेट के पास है। यानी कि किसी एक, उसका जो ऑनर है वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, इंडस्ट्री है, या एक प्राइवेट यानी कि एक निजी व्यक्ति के हाथ में, तो जिसके कारण क्या है, हमें सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर इनइक्वालिटी का जो बेस है, यानी कि वो जो इनइक्वालिटी का जो सबसे सबसे बड़ा जो कारण मानते हैं, वो किसको मानते हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है, किसी प्राइवेट के हाथ में होना। फिर वो कहते हैं कि या जो हमारे ये जो समानता है, ये तभी स्थापित किया जा सकता है जब ये किसके हाथ में चली जाए, पूरी तरीके का नियंत्रण किसके हाथ में चली जाए, तो लोगों के हाथ में चली जाए, तब जाकर के हम सोसाइटी के अंदर क्या ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं। फिर मार्क्सवादी दर्शन का अगर हम बात करें, तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो असमानता के जो कारण है, जैसे कि हम बात करते हैं स्पेशल राइट्स, तथा जो भी हम बात करते हैं, तथा जो परिस्थिति जो संबंधित अंतर है, उसको क्या है, स्पष्ट व नष्ट करना। फिर अगर हम बात करते हैं मार्क्सवादी क्या, वो जो पूंजीवादी विचारधारा, यानी कि पूंजीवादी जो समाज है में क्या है, व्यक्त आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात वो करता है। इसमें कहता है कि जो भी रिसोर्सेस किसी प्राइवेट के हाथ में है, निजी उद्योग के पास है, किसी एक आदमी के पास है, तो उस आदमी के पास ना होकर किसके पास होना चाहिए, सरकार के पास होनी चाहिए। और यानी कि उसका स्वामित्व कौन होना चाहिए, तो राज्य होना चाहिए, और राज्य उसको अपने पब्लिक में निष्पक्ष होकर के बांट दे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इस समाज में अगर हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक असमानता हेतु क्या है, तो प्रसिद्ध यानी कि साम्यवादी नारा था। यानी कि अगर हम बात करते हैं द वेल नोन कम्युनिस्ट स्लोगन के बारे में, तो क्या था, तो यानी कि साइको इकोनॉमिक इक्वालिटी इज दिस सोसाइटी, यानी कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीडेड।
यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि यानी कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार, ये स्लोगन था किनका, तो मार्क्सवादी विचारधारा का। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सामाजिक आर्थिक है उनके समान हेतु क्या था, इनका ये एक प्रसिद्ध स्लोगन था। अब बात करते हैं कि समानता के दो जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या निकल के आता है, एक नेगेटिव नेगेटिव लायबिलिटी निकल के आता है। अगर हम नेगेटिव लायबिलिटी की बात करें यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता उसकी बात करें, तो नकारात्मक जो इक्वलिटी का मतलब निकल के आता है, नकारा फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये लायबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका इक्वलिटी। आपको ये पीपीटी में करेक्ट मिल जाएगा, यानी कि समानता। यदि हम नेगेटिव इक्वालिटी की बात करें, इसका मतलब निकल के आता है नो स्पेशल क्लास शुड बी गेट अ स्पेशल फैसिलिटीज एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन इन प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट फैसिलिटीज। यानी कि अगर नकारात्मक स्वतंत्रता की सॉरी समानता की बात करें, तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि किसी भी एक क्लास के पास यानी कि वर्ग के पास विशेष अधिक यानी कि विशेष और विशेष सुविधाएं ना होना, तथा अगर हम बात करते हैं जो विकास की जो सुविधाएं हैं वो सबके लिए बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए क्या होना, इक्वली प्रोवाइड होना, ये कहता है हमारा नकारात्मक यानी कि हमारा नेगेटिव इक्वालिटी। अगर हम अकॉर्डिंग टू लुइस्की के अकॉर्डिंग बात करें, वो कहते हैं द राइट दैट एनी अदर पर्सन हैज अ सिटीजन द सेम स्टेट सॉरी सेम राइट्स शुड बी अवेलेबल टू मी इन द सेम मेजर। यानी कि लुइस्की कहते हैं कि जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या दूसरे नागरिक को प्राप्त है, वही अधिकार मुझे भी प्राप्त होना चाहिए, और यही है उनके लिए क्या, तो नेगेटिव इक्वालिटी। अगर हम पॉजिटिव इक्वालिटी की बात करें, जिसे हम सकारात्मक समानता कहते हैं, तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों अपने विकास के लिए क्या है, तो समान अवसर प्रदान करें। जैसे कि अगर हम राइट टू इक्वालिटी में बात करें, तो राइट टू इक्वालिटी में आता है कि स्टेट किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जो इसमें पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज जब यानी कि राज्य के द्वारा निकाला जाएगा, तो स्टेट क्या नहीं करेगा, तो किसी भी पर्सन के साथ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वही चीज यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, हमें पॉजिटिव इक्वालिटी में देखने को मिलते हैं। यानी कि स्टेट क्या करेगा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएगा। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग नेचुरल इनइक्वालिटी, यानी कि अगर हम प्राकृतिक इनइक्वालिटी को अगर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया था किस बारे में, जैसे कि हर एक आदमी की क्षमता, हाइट, कलर, वॉइस क्वालिटी, थिंकिंग थिंकिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर तो वो क्या है, वो नेचुरली इनइक्वालिटी है। अगर हम बात करते हैं तो वही चीज कहा गया, अगर हम प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हैं, तो सामाजिक की जो विषमता को क्या करना है, दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है, और समानता का वास्तविक रूप क्या है, सकारात्मक होगा। अब बात करते हैं सोशल इक्वालिटी के बारे में, यानी कि जो सामाजिक समानता है उस बारे में। सामाजिक समानता का मतलब बात करते हैं कि जो हमारा सोशल इक्वालिटी वो किसके कंसेप्ट पे है, तो सोशल जस्टिस के कंसेप्ट पे है। यानी कि अगर हम बात करें कि सोसाइटी का हर एक आदमी वो क्या करे, इंजॉय इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी को क्या करे, समानता के यानी कि यानी कि समानता को जो अवसर उसको जब वो क्या करे, इंजॉय करे, तो ये हमारे किस में आता है, सोशल इक्वालिटी में आता है। यानी कि अगर हम सोशल इक्वालिटी की मतलब की बात समझने की कोशिश करें, उसके कंडीशंस देखें, तो सोसाइटी इन विच ऑल द पीपल डेट द सोसाइटी हैव इक्वल राइट और स्टेटस। यानी कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जब हर एक व्यक्ति को इक्वल अधिकार यानी कि सबको समान अधिकार और सबको समान स्टेटस दिया जाता है, तो वो क्या होगा हमारा, वो सामाजिक इक्वालिटी यानी कि सोशल इक्वालिटी होगा। No distractions should be made between a person to person on the basis of religion, caste, gender and the place of birth। यानी कि जब राष्ट्र के द्वारा जब राज्य के द्वारा
किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ किसके, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और बर्थ ऑफ प्लेस में, तो हम कह सकते हैं कि हमने सोसाइटी से इनइक्वालिटी को रिमूव कर दिया, यानी कि वो आ जाएगा हमारे किसमें, सोशल इक्वालिटी में। जैसे कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटीज को हमने बैन कर रखा है, इलीगल कर रखा है। यदि आज के टाइम पे क्या है कि कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन से इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटीज करता है तो वो क्या हो सकता है, तो उसको वो इलीगल का, यानी कि इलीगल डिक्लेयर करके उसको पनिशेबल कर रखा है। कि हमें हमारी सोसाइटी में क्या चाहिए, यानी कि सामाजिक सोसाइटी में हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। और समाज में इक्वालिटी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राज्य के द्वारा जब किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, स्किन ऑफ कलर के बेस पे जब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तब हम सोसाइटी के अंदर क्या ला सकते हैं, सोशल इक्वालिटी ला सकते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में। अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के पास क्या हो, समान अवसर होना चाहिए। किस तरीके का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, जैसे कि वोट देने का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट की बात करते हैं। जब भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने जाते हैं तो चाहे वो रिच पर्सन हो, मिडिल क्लास फैमिली हो या बिलो मिडिल क्लास हो, या हम बात करते हैं पुअर पर्सन हो, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक ही लाइन में कॉमन आदमी की तरह बन करके, यानी कि कॉमन लाइन में हम खड़े रहते हैं, लाइन वाइज लाइन जाते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। तो क्या है कि हर हमारे यहाँ पे क्या है, यानी कि हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में बात करें, एक वोट यानी कि एक पीपल, यानी कि एक पीपल की वोट किसके बराबर है, एक आदमी के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हर एक पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, मिडिल यानी कि अपर मिडिल हो, बिलो मिडिल हो, पुअर हो, हर एक व्यक्ति की जो वोट की वैल्यू है वो क्या है, तो एक ही है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। वहीं पे बात करते हैं कि हमें अपने कैंडिडेट चुनने का अधिकार जब मिलता है, वहीं पे बात करते हैं हम अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पोस्ट पर जाकर के काम कर सकते हैं। फिर कहा गया, यानी कि हम यहाँ पे बात करें कि राइट टू प्रोटेक्शन, यानी कि हम अपने अब यानी कि हम अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या कर सकते हैं, पत्र यानी कि लेटर लिख सकते हैं, पिटिशन से डाल सकते हैं। फिर हम वहीं पे बात करें कि हम अपनी मर्जी से किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। फिर टू हमारी जो व्यूज है अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसको जब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, तो ये आता है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास ये एक समान का ये अवसर है। तो ये हमारी किसके अंदर आता है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के तहत ये आते हैं। यानी कि जो राजनीतिक समानता है, राजनीतिक समानता के तहत क्या है कि हर एक पर्सन को क्या हो, एक समान अवसर दिया जाए। जैसे कि एक व्यक्ति का जो वोट की जो वैल्यू है वो कितना एक ही है, चाहे वो फिर वो किसी भी लेवल का पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से एक कॉमन आदमी क्यों ना हो। फिर बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति को अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, आरटीआई कर सकता है। तो ये सब क्या है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर एक पर्सन के लिए अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए। फिर हम बात कर सकते हैं किसके लिए, अपने संगठन यानी कि अपना ग्रुप्स बनाने के लिए। अगर हम हमारी यानी कि हमारी अगर व्यूज सरकार के पॉलिसी से हम एग्री नहीं है या डिसएग्री है, तो उसमें क्या हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं या फेवर ले सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट में बोल सकते हैं या फेवर में रख सकते हैं, वो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार। तो ये सब किसमें, ये सब इक्वालिटी आता है किसके अंदर, तो पॉलिटिक इक्वालिटीज के अंदर आता है, यानी कि राजनीतिक समानता के अंदर आता है। अब बात करते हैं किस बारे में, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में, यानी कि जो आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के लिए जो रूसो है उन्होंने कहा था कि जो सरकार की जो नीतियां, जो सरकार की जो पॉलिसीज है, वो ये होनी चाहिए कि ना तो अमीर की संख्या बढ़े, ना ज्यादा गरीब लोगों की संख्या बढ़े। जब सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो दोनों वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि रिच पर्सन और पीपल, यानी कि जो हम बात करते हैं कॉमन पीपल, उन दोनों की जो संख्या है वो क्या है, तो बराबर होनी चाहिए। और क्या फिर वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो इस सिस्टम पे होनी चाहिए, जो कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए वो सबको सेम वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, रूसो के द्वारा ये बात कही गई है। तो रूसो कहते हैं कि सरकार को अपनी नीतियां ऐसी ही रखनी चाहिए जिसमें ना तो अमीर आदमी की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, ना ही गरीब आदमी की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, ना अमीर आदमी की संख्या घट जाए ज्यादा, ना
गरीब आदमी की संख्या घटे। तो ये क्या हो, इकोनॉमिक में बैलेंस रखने की बात करते हैं, इकोनॉमिक यानी कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के लिए। किसके द्वारा ये बात कही गई, रूसो ने ये बात कही थी। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक समानता ला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में, जो आर्थिक स्वतंत्रता वो सभी वर्गों को इस रूप से देनी चाहिए, इस तरीके से हर एक क्लासेस को इस तरीके से देनी चाहिए कि हर व्यक्ति क्या है, अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, वो अपनी क्या करे, अपने स्वतंत्र रूप से क्या करे, अपने आर्थिक संबंध को बढ़ा सके। तब जाकर के हम कहेंगे कि हमारे सोसाइटी के अंदर क्या है, एक इकोनॉमिक इक्वालिटी है। और ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, रूसो ने ये सारी बात कही है। अब बात करते हैं नेचुरल समानता के बारे में। यहाँ पे सिमिलरली नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कर लेना इक्वालिटी, इक्वालिटी। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, नेचुरल इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में, यानी कि प्राकृतिक समानता के बारे में। अगर हम नेचुरल इक्वालिटी के मतलब, अगर हम नेचुरल इक्वालिटी का मतलब समझते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, ह्यूमन, जो हम ह्यूमन आर इक्वल ऑन द बर्थ, दैट इज अ नेचर हैज मेड एवरीवन इक्वल। यानी कि जब प्राकृतिक रूप से हर एक पर्सन का जन्म एक इक्वल तरीके से हो, यानी कि एक समान से हो, यानी कि जब मनुष्य जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो सामान्य होते हैं, अर्थात प्रकृति ने सभी को क्या है, समान समान बनाया है, उसमें इक्वलिटी हमें। और अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं तो इन इक्वलिटी क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी कि वो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया। नेचुरल इक्वालिटी का मतलब है कि जो जितने भी जो व्यक्ति जो जन्म लेते हैं वो क्या है, समान रूप से जन्म लेते हैं। और जो इनइक्वालिटी है वो किसने बनाया है, सोसाइटी ने प्रोड्यूस किया, और वो एक आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। जो बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसके बारे में, पोलिमियस, तीर्सो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, इन सब ने किसको, नेचुरली इक्वालिटी को क्या किया है, तो सपोर्ट इन्होंने दिया था। अगर हम आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे बात करें, जो नेचुरल पॉलिसी की जो नेचुरल इक्वालिटी की जो आइडियोलॉजी है, उसको हमने क्या कर रखा है, डाउन राइट इल्यूसोरी कर रखा है। यानी कि हमने इस विचारधारा को क्या रखा है, सर्वथम भ्रम मूल्य मान रखा है। मनुष्य असमान ही जन्म लेता है और मनुष्य में भेद प्रकृति प्रदान करता है, अतः प्राकृतिक समानता पात्र यानी कि अगर हम बात करें काल्पनिक व्याख्या प्रतीत होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, सिविल इक्वालिटी या लीगल इक्वालिटी के बारे में। इसे हम क्या कहते हैं, नागरिक समानता या कानूनी समानता भी कहते हैं। सिविल इक्वालिटी यानी कि जो लीगल इक्वालिटी, इसका मतलब क्या है कि कानून के सामने हर एक पर्सन क्या होगा, इक्वल होगा, और कानून यानी कि लॉ के सामने, कानून के सामने सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो यानी कि जो हमारा सिविल इक्वालिटी वो क्या कहता है कि उसमें कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने सबको एक समान प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे ये बताओ कि जो हम कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो हमारे किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ये मैंने जब एम लक्ष्मीकांत का जो फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें ये सारे बहुत ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस किया है। तो आप मुझे बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं, इसमें दो कंसेप्ट निकल के आता है, पहला और दूसरा। पहला कंसेप्ट कहता है कि जितने भी जो आदमी है वो कानून के सामने क्या होगा, कानून के सामने, राज्य के सामने क्या माना जाएगा, उसको इक्वल माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है स्टेट शुड लॉ नॉट मेक एनी डिस्ट्रक्शंस बिटवीन पर्सन टू पर्सन इन अवॉर्डिंग टू पनिशमेंट और फैसिलिटी। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा या राज्य जो भी कानून बनाएगा उसमें क्या होगा, जो भी व्यक्ति से व्यक्ति होगा उसमें वो भेद नहीं करेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू डायसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, कानून के समक्ष समानता का वर्णन उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि हमारे देश में जो जितने भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पुलिस हो, सिपाही हो या टैक्स कलेक्ट करने वाले हो, चाहे हम फिर बात करते हैं एक कॉमन व्यक्ति ही क्यों ना हो, कॉमन मैन क्यों ना, यदि उसके द्वारा कोई गलती की जाती है या कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसे वही सजा दी जानी चाहिए जो कि एक आम आदमी को दी जानी चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये डायसी के द्वारा इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा है। फिर हम बात करते हैं, जो रूसो है वो लिखते हैं कि जो सोशल
कॉन्ट्रैक्ट है वो यानी कि जो रूसो है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बुक्स है उसमें वो लिखते हैं कि जो सभी नागरिक हैं यानी कि जितने भी जो पीपल्स है उन सबको जो प्रोवाइड की जाती है लीगल इक्वालिटी, सोसाइटी लीगल इक्वालिटी, वो क्या है इनका एक मेन फीचर है। वो अपनी बुक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो लिखते हैं। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो हमारे पास राइट है इक्वालिटी यानी कि इक्वल राइट टू इक्वालिटी, उसके बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, हर एक आदमी के पास ये अधिकार है यानी कि उसका वो मौलिक अधिकार होगा कि वो कानून के सामने वो क्या होगा, बराबर होगा और उसे कानून के समान उसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे दूसरों जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। यानी कि प्रोटेक्शन, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो उसमें जो हम स्टेट होगा वो क्या करेगा, एक कॉमन पीपल्स के साथ भी वो क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसका ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो स्टेट है किसी भी व्यक्ति से यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे, बर्थ और प्लेस के नाम पे वो क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जितने भी जो गवर्नमेंट पोस्ट है उन सब के में क्या है, हर एक आदमी को एक समान अधिकार दिया जाएगा, उनका ये एक समान अधिकार यानी कि एक समान समानता का अधिकार होगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोविंशंस ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आर्टिकल 17 कहता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटीज ना तो प्रैक्टिस कर सकता है ना वो कर सकता है। हमारे कंट्री में इसको बैन लगा रखा है, क्यों, क्योंकि हम इन सब को के तहत क्या कर सके, हम इसमें जो इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी, या हम बात करते हैं किसके बारे में, सिविल लिबर्टी की बात करें तो इसको हम प्रमोट कर सके। इसलिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक, तो उसमें हमने पहले ही आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या रखा है, सबसे पहला जो अधिकार रखा है वो रखा है राइट टू इक्वालिटी का, ताकि हम अपनी सोसाइटी में क्या कर सके, इक्वालिटी ला सके। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक देश है, हमारा जो देश भारत है, इंडिया है, उसमें क्या है, हमारी कंट्री एक डाइवर्स कम्युनिटी की कंट्री है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 14 से 18 तक क्या रखा गया, इक्वालिटी को रखा गया, ताकि हम अपनी कंट्री को एक यूनाइट कंट्री करके रख सके और सोशल लेवल पे अगर हम बात करें तो सबको क्या करे, तो इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, जितने भी जो सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ करके जो उपाधियां हैं उसको एवोल्यूशन की बात करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने इक्वालिटी को समझा। इक्वालिटी में हमने अलग अलग स्कॉलर्स के आइडियोलॉजीज को समझा कि किस आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज जो चैप्टर हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 4 यानी कि सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बता देता हूँ कि जो एम लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो कंप्लीट कर दिया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका पूरा कंप्लीट है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, जो कि 58 लेक्चर में है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट का एक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और क्लास 6 से लेकर के जो क्लास 11 की जो फर्स्ट बुक है वो भी कंप्लीट किया जा चुका है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारा 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है उसमें हमने एशियंट और मिडिवल कंप्लीट कर लिया है। कल हम मॉडर्न का 6th लेक्चर डिस्कस करेंगे, 5th लेक्चर तक ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और द ओशियन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी जो स्टैंडर्ड बुक है वो ऑलरेडी वहाँ पे
PDF फॉर्म में प्रोवाइडेड किए गए, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।